अगर आपने पीयू एलएलबी 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में एक भी गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पीयू बीए एलएलबी या फिर बीकॉम एलएलबी 2026 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। नमस्कार, राजेंद्रा लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पीयू लॉ एंट्रेंस 5 ईयर और या फिर 3 ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप राजेंद्रा लॉ एकेडमी के मोबाइल नंबर इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फ्री नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल सकते हैं। राजेंद्रा लॉ एकेडमी हर साल पीयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम के अंदर टॉपर्स प्रोड्यूस करता है। एवरी ईयर लीग ऑफ टॉपर्स जो है हमारे इंस्टीट्यूट से हम प्रोड्यूस करते हैं। 2023 के अंदर एआईआर 3 सिमरनजोत कौर एंड 2024 में मल्टीपल टॉपर्स अवनीत कौर, मनमीत and 2025 के अंदर जिलविन AIR 74. So if you want to be the topper in PU Law Entrance Exam, so join the best institute Rajendra Law Academy. अगर आप लुधियाना से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लुधियाना से आउटसाइड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पीयू लॉ एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम डेट जो है 26 अप्रैल 2026 को ये एग्जाम होने वाला है। 26 अप्रैल 2026 को संडे है। एंड जो टाइम रहेगा वो सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का ये एग्जाम है, 90 मिनट्स का ये एग्जाम है। इस एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। इसका जो सेंटर है वो चंडीगढ़ में जो मेन कैंपस है वहां पर बनेगा। देन ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है, ये ऑनलाइन मोड में नहीं करवाया जाता। तो आप कंप्यूटर पे बैठ के नहीं देंगे, आप सेंटर में जाएंगे और आपको ओएमआर शीट और आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी। आपको वहां पर पेन एंड पेपर जो है ऑफलाइन मोड के अंदर ये एग्जाम होने वाला है। देन उसके बाद जब आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फॉर्म फिल करने की फीस होती है ये। तो ये फॉर्म फिल करने की फीस जो है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 2850 रुपीज है। और SC ST या ओबीसी सॉरी पीपल विद डिसेबिलिटीज, नॉट ओबीसी, SC ST एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज वाली कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये 1425 रुपीज जो है इसकी फीस रहने वाली है। ये जो फॉर्म है इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है आप नोट डाउन कर लीजिए, 9 अप्रैल 2026 तक है। तो अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और 19 अप्रैल 2026 से पहले पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना है। सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का तरीका बताता हूँ कि कैसे फिल करना है, बाकी की डिटेल्स मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल जो है गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के आपको पीयू लॉ PUCH यूजी लॉ सॉरी अंडर ग्रेजुएट यूजी लॉ PUCHD आपको यहाँ पर ऐसे टाइप करना है, यूजी लॉ PUCHD। जब आप ऐसे टाइप करेंगे तो आपके सामने ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो चुकी है, आपने देख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट यहाँ पर जो आपके मेन मेन्यू है इसके अंदर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बेसिक डिटेल जो है फिल करनी है। ये बेसिक डिटेल अब जैसे यहाँ पर मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ। मेरा नेम मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। फादर नेम फिल करना है। देन मदर नेम। देन आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करनी है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ। और मंथ आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से, यहाँ से ईयर सिलेक्ट करेंगे आप, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे तो मार्च सेलेक्ट कर लिया हमने। और फिर आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई 5 मार्च 2004। देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको हम नोटिफिकेशन जो भी है आपके मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं या नहीं। तो आप उसके ऊपर कंसेंट दीजिए, यस। कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल नंबर पे आपको वाया SMS आएगी। देन आप ईमेल अपनी फिल करेंगे, जो आपकी वैलिड ईमेल होगी वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। वैलिड ईमेल आप यहाँ पर अपनी फिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने ये ईमेल फिल कर दी है। फिर अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या ओबीसी या फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, आपको विजुअल इंपेयरमेंट है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, ये किसी भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर डिटेल्ड में अभी आपको बताऊंगा कि डिसेबिलिटीज में कौन कौन से बच्चे कवर होते हैं। देन आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया तो आपकी एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1425 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फी रहने वाली है। बट उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, अब आपने तो कैटेगरी फॉर्म फिल किया है, तो उस 16 अप्रैल से पहले पहले, आपका एग्जाम 26 अप्रैल को है, 16 अप्रैल से पहले पहले आपको पंजाब यूनिवर्सिटी जो ये लॉ डिपार्टमेंट है, यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा बाय पोस्ट। आपको उनको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ आपके पास ये कैटेगरी सर्टिफिकेट है और आपने फी जो है अकॉर्डिंगली वो फिल की है, पे की है। देन आगे आप जब देखेंगे ये फिल हो गया, उसके बाद आप कैटेगरी अगर नहीं है आपकी तो आप इसको छोड़ दीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो इसमें से आप कुछ टिक नहीं करेंगे। देन उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय तो नहीं है, कहीं टीचर हैं या कहीं उसी के अंदर काम करते हैं। तो आप अगर हैं तो फिर आप यस लिख सकते हैं और ये डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सबमिट का बटन आ रहा है। सबमिट अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सबमिट, तो ये अब आपको दिखा रहा है कि आपके लॉग इन डिटेल्स हो गए, तो आप इसको यहाँ पर ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आप आपकी लॉगिन आईडी जनरेट हो गई है और आपका ये पासवर्ड जनरेट हो गया है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड आपको ये याद रखना है, आपको इसको मिसप्लेस नहीं करना है, आपको भूलना नहीं है, बिकॉज आपका ये पासवर्ड और लॉगिन आईडी जो है आपके साथ ये लास्ट तक आपका ये बना रहेगा। तो हम इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं लॉगिन आईडी का। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट, मैं यहाँ पर इसकी पिक ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये पिक ले ली। अब जब ये आपका ये फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो गया, अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको लॉगिन यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने फिल किया, हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब हमसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी लॉगिन आईडी और आप अपना पासवर्ड बताइए। तो यहाँ पर हम इसको फिल करते हैं। हमारी लॉगिन आईडी जो जनरेट हुई थी वो थी 2603,000 देन 409। ठीक है, देन वो पासवर्ड पूछ रहा है हमसे, तो पासवर्ड हमारा इसने जो जनरेट किया था वो मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये फिल किया, तो अब इसने मुझे यहाँ पर ये शो कर दिया कि आपका ये जो फॉर्म, आपने जो ये लॉगिन आईडी मैंने हमने यहाँ पर भरी थी, तो अब ये बता रहा है कि फी आपने डिपॉजिट नहीं की है, फी आपको डिपॉजिट करनी है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन आपको अप्रैल दिखा रहा है, अप्रैल तक आपको फी डिपॉजिट करनी है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया, यहाँ तक आप रुक गए, आपने अपनी पासवर्ड लॉगिन आईडी रख लिया अपने पास, और अब आप कहते हो कि मैं फी बाद में पे करूंगा, तो आप अपना जब दोबारा से जब आपके पास फी होगी तो आप 11 अप्रैल से पहले पहले पीयू की साइट पे जाकर अपना लॉगिन और आपका पासवर्ड फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद आप जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप पे फी का जो आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये आपको फी पे करनी है। फी पे करने के बाद आपको अपना जो फॉर्म है वो दोबारा से कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। दोबारा से मींस यहीं पे आपको आना और यहाँ पे लिखा है फॉर्म इज इनकम्प्लीट, क्योंकि जब आप फी पे कर देंगे अब वो आपसे एक्स्ट्रा डिटेल मांगेगा। एक्स्ट्रा डिटेल क्या मांगेगा, वो बोलेगा कि आपने प्लस टू कौन से बोर्ड से आप अपियरिंग हो, कौन से बोर्ड से करी है, आपका स्टेट कौन सी है, आपकी सिटी कौन सी है, आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस कौन सा है, आप अपनी इमेज अपलोड करोगे वहां पर, अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे वहां पर स्कैन करके। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आपको फी पे करनी है। फी पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, फी पे करनी है। और जब आप फी पे यहाँ पर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर नेम शो हो रहा है अभिनंदन, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा है, कैटेगरी जनरल है और 2850 रुपए मुझे सबमिट करने हैं। अब मुझे इसको पे कैसे करना है, यहाँ पर एक बटन जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, प्रोसीड टू पे, जब मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक नए पेज पे ये डायरेक्ट करेगा, तो ये ओपन होगा। सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको ओपन होने देते हैं। अब जैसे ये ओपन हो गया, अब यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बता रहा है कि आप फी कैसे पे करना चाहते हैं। तो आप नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, आप डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, आप स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, या फिर आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं। हम यूपीआई यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसको यूपीआई को क्लिक करेंगे तो यूपीआई को हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, यूपीआई यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर
वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं आपको क्यूआर कोड दूं या फिर आप अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे। आप वैसे यूपीआई आईडी का ही यूज करिए। कई बार क्या होता है कि जब आप क्यूआर कोड को क्लिक करते हैं तो ये क्यूआर कोड जनरेट नहीं करता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है कि क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ, फिर आप बैक जाते हैं, फिर दोबारा से आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। आप लॉगिन आईडी फिल करेंगे, फिर आप पेमेंट पे जाएंगे। तो आप यूपीआई आईडी से, जो आपकी यूपीआई आईडी है उसको जाके आप क्लिक करें और उसके बाद आप इसको, जैसे सपोज करिए कि मैं क्यूआर कोड कर लेता हूँ, क्यूआर कोड को मैंने क्लिक करा, क्यूआर कोड को क्लिक करा तो ये क्यूआर कोड इसने जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर आप अपना सिंपली अपना गूगल पे ओपन करिए, क्यूआर कोड को आप खोलिए, इसको आप अपनी फी पे कर दीजिए। फी पे करने के बाद जब आपको ये फी पे हो जाएगी तो वहां पर आपका आप शो होगा फी पेड, आपकी फी पे हो चुकी है। अब आपको जो अपना फॉर्म है उसको कंप्लीट करना है। अब मैंने यहाँ पर फी नहीं पे की है तो मैं कंप्लीट फॉर्म पे नहीं जा सकता, वो वाला पेज मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, बट मैं वो आपको अपनी पीपीटी अपनी स्लाइड में दिखाऊंगा कि इसके नेक्स्ट जो पेज आता है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो हमारी पीपीटी थी, यहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट डेट्स देखी। आपने देखा कि 9 अप्रैल तक हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11 अप्रैल तक हम अपनी फी पे कर सकते हैं और उसके बाद हमें अपना फॉर्म भी फिल कंप्लीट करना है, कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, देन आगे देख सकते हैं। आगे जो है हमारे पास, अगर हम देखेंगे कि सीट्स जो अवेलेबल है, अभी मैं लास्ट फॉर्म पे आता हूँ, जो फी कंप्लीट फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर जो स्लाइड आएगी मैं आपको बताऊंगा। बट आप थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, कई बच्चों को नहीं पता होता। तो इस पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में सीट्स कितनी है। तो अगर आप बीए एलएलबी के अंदर एडमिशन ले रहे हैं तो बीए एलएलबी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी मेन चंडीगढ़ का जो मेन कैंपस है, यूनिवर्सिटी, ये जो मेन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 180 सीट्स हैं बीए एलएलबी की। बट ऐसा मत समझिए कि ये जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं, 50% रिजर्व्ड है। उसमें से एसटी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जो है, पीपल विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए भी सीट्स रिजर्व्ड है। 50% सीट जो है वो जनरल कैटेगरी की हैं। तो 180 प्लस 4, सिंगल गर्ल चाइल्ड, कुछ ऐसी जो है, ये 4 सीट्स होती हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड्स के लिए रिजर्व होती हैं। तो ये 4 को छोड़ के जो टोटल 180 सीट्स हैं उसका 50% कर लीजिए। ठीक है, उतनी सीट जो है वो जनरल कैटेगरी की है। अगर आप बीकॉम एलएलबी के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 180 सीट्स हैं, प्लस 4 सीट जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड वाली जो है वो अलग से रहेंगी। इसमें भी 50% सीट जो है रिजर्व रहेंगी। देन उसके बाद अगर आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है, ये तो मेन कैंपस हो गया चंडीगढ़ के अंदर जो सीट्स हैं उसके बारे में बात करें। रीजनल सेंटर लुधियाना जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर, वहां पर टोटल 60 सीट्स हैं जिसमें से 50% जो है रिजर्व है। और उसके बाद जो होशियारपुर के अंदर दूसरा रीजनल सेंटर है उसके अंदर भी 60 सीट्स हैं, तो उसमें भी आपका 50% रिजर्वेशन होगी। देन आप आगे देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कि कौन इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है, एनी कैंडिडेट हु हैज पास्ड और इज अपियरिंग इन द +2 एग्जाम ऑन मार्च 2026, जिसने पास कर लिया है +2 या जो अपियरिंग है, क्योंकि मार्च में मोस्टली जो है बच्चों के बोर्ड्स खत्म हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट कई बार नहीं भी आ रहा होता। तो आप कह सकते हैं कि उसमें अपियरिंग जो है, आप कंप्लीट फॉर्म जब फिल करेंगे उसमें लिखा होता है कि +2 पास है या अपियरिंग है, तो आप फिर अपियरिंग वाला टिक कर सकते हैं वहां पर। फ्रॉम सीबीएसई से अगर आपने +2 पास किया हो या फिर कोई भी इक्विवेलेंट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड, पंजाब स्टेट पीएस, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है, वहां से कोई भी इक्विवेलेंट बोर्ड। देन उसके बाद आपका मिनिमम मार्क्स +2 के अंदर कितने होने चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यू आर नॉट एलिजिबल। और अगर हम एससी, एसटी और बीसी और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो इनके लिए +2 के अंदर 45% मार्क्स होने चाहिए। देन इसके अंदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको बताऊं तो एग्जाम का पैटर्न अगर हम देख लें, एग्जाम का पैटर्न तो 100 एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। आपको 4 ऑप्शंस देते हैं, ए बी सी डी करके क्वेश्चंस आएंगे, आपको उसमें से टिक करना है। देन 100 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो मतलब 100 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। ठीक है, तो 100 मार्क्स का पेपर हो गया। टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे, 1.5 घंटा मिलेगा आपको। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आपने एक गलत क्वेश्चन टिक कर दिया, आपका आंसर गलत है, तो उसका 0.25 आपका कट जाएगा, 0.25 आपका कट जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो वहां पर आप ब्लाइंड रिस्क मत लीजिए। अगर आपको उसका आंसर पता ही नहीं है तो आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो मत करिए, क्योंकि फिर आप लॉस में रहेंगे, आपका 0.25 कट जाएगा। बट अगर आप 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं,
तब आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रिस्क ले सकते हैं, तब आप थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोचकर उसमें आप टिक लगा सकते हैं। क्योंकि अगर सपोज करिए कि 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आप डाउटफुल थे, 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप डाउटफुल हो, तो उसमें से 2 गलत हो गए, आपने तुक्का लगा दिया चलो 2 में, और 2 आपके सही हो गए, क्योंकि आप डाउटफुल थे, 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर रहे थे, 2 ऑप्शंस में आप डाउटफुल थे, तो 2 आपके सही हो गए, 2 आपके गलत हो गए, तो 2 सही हुए उसमें से आपको 2 मार्क्स मिले, क्योंकि एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर का एक 1 मार्क मिलता है, तो 2 सही हो गए, और 2 गलत हो गए तो उसका 0.25 और 0.25 मतलब 50, 0.50, हाँ, एक से भी कम, 0.50 कम गया, कट गया, तो आपको 1.5 मार्क्स का तो आपका फायदा ही हो गया ना, 1.5 मार्क का तो आपका फायदा ही हो गया, 1.5 मार्क आपको फालतू ही मिला। तो ये यहाँ पर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, ब्लाइंड रिस्क आप कभी मत लीजिए कि ए बी सी डी में से आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपने उसमें ब्लाइंड रिस्क ले लिया, ये आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। देन इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस बहुत ही सिंपल है, लॉ का जो इसमें लॉ में से जितने क्वेश्चंस आते हैं 40 क्वेश्चंस लॉ में से आएंगे, ठीक है, 40 मार्क्स की लॉ आएगी, लॉ में से आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट लॉ, आपका हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम लॉ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आपके बहुत सारे लॉज हैं, पॉक्सो लॉ, तो बहुत सारे लॉ हैं जो इसमें आपको कवर करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ पर आपकी कवर की जाएगी। तो ये बहुत वास्ट एरिया है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। इसमें सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 12th स्टैंडर्ड में है, उन्होंने अभी लॉ पढ़ा ही नहीं है कभी, तो लॉ की जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो पढ़ना थोड़ा सा सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट हाँ, यूट्यूब वीडियोस की आप हेल्प ले सकते हो अगर इफ यू आर विलिंग। देन उसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके करंट अफेयर्स 40 मार्क्स के आने वाले हैं, इस पे भी 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जीके करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, बट यूट्यूब में इसके बहुत सारे सोर्सेज भरे पड़े हैं, आप राजेंद्र लॉ अकेडमी के चैनल पे जाएंगे, वहां पर भी हम यूट्यूब के ऊपर जो इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हैं उसके ऊपर हम वीडियोस डालते हैं, इवन कि हम उसके ऊपर डेली एमसीक्यूज जो है, डेली एमसीक्यूज हम उसके ऊपर अपलोड करते हैं। अदरवाइज अगर आप मैगजीन्स वगैरह पूछना चाहते हैं कि इसके लिए मैगजीन कौन सी यूज कर सकते हैं आप, तो मैगजीन बहुत सारी है, आप जीके टुडे यूज कर सकते हैं, जीके टुडे है आती है। देन उसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण यूज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट बिट्स भी आती है एक, जिसमें आपको फैक्चुअल जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये कुछ जो है मैगजीन्स है जिसका आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, इसमें से 10 मार्क्स की रीजनिंग आती है, जिसमें ब्लड रिलेशंस कि ए जो है उसका बेटा था, उसका बेटा आगे ये था, तो आप बताओ उनके बीच में क्या रिलेशन है, ब्लड रिलेशन हो गया। देन कोडिंग डी कोडिंग हो गया, आपका डायरेक्शंस हो गया, ए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था, ही टुक अ लेफ्ट टर्न, देन ही टुक अ राइट टर्न, नाउ ही इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, ये ऐसे तरह के मतलब आपको रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आएंगे। देन इंग्लिश 10 मार्क्स की आएगी, इसमें वोकैबुलरी आ जाती है, थोड़ी सी ग्रामर आ जाती है, थोड़े से आपको इसमें ईडियम्स भी आ सकते हैं। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स आपको ये नोट डाउन कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, यूजी लॉ पीयू सीएचडी आप ओपन करेंगे, यहाँ पर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 9 अप्रैल 2026 की है, आपका पासवर्ड और आईडी जनरेट हो जाएगा इससे। देन फी जो पे करने की 11 अप्रैल 2026 तक आप फी पे कर सकते हैं। देन उसके बाद कंप्लीट फॉर्म जो आपको फिल करना है उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल है, तो फी पे करने के बाद आपको फॉर्म जो कंप्लीट करनी है 15 अप्रैल है। देन उसके बाद जो अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो आपने फी 1425 जो पे की है उसमें फिर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है पीयू को भेजना पड़ेगा 16 अप्रैल 4 बजे से पहले पहले भेजना पड़ेगा बाय पोस्ट। तो इतनी देर के लिए तो आप वेट ही मत करिए, आप पहले ही फॉर्म फिल करिए, पहले ही फी पे करने के बाद, और आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप भेजिए। देन उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये सब होने के बाद जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिट कार्ड आएगा, वो 22 अप्रैल 2026 वेडनेसडे, तो 26 अप्रैल को आपका पेपर है, 22 अप्रैल को आपका जो है एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आपको अपना पासवर्ड आईडी लगाएंगे तो आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, और उसको आपको डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के आपको एग्जाम डे पे साथ लेके जाना है। अगर आप एडमिट कार्ड नहीं लेके गए तो आपको वहां पर एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा, आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगी आपको। और बहुत जरूरी है कि आप अपना एडमिट कार्ड साथ लेके जाएं, एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही है साथ में, और साथ में आपको अपना आधार कार्ड, ताकि आपका आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस है अगर आपके पास, या आधार कार्ड है आपके पास, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से, वो भी आपको लेके जाना है। देन उसके बाद अगर आप देख सकते हैं कि ये फीस हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये एक बार फी पे कर दिया आपने, ये नॉन रिफंडेबल है, दोबारा रिफंड नहीं होगी। एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया, अगर आपने गलत भर दिया कुछ भी, तो उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, फिर आप दोबारा से फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोबारा से। अगर आपने कोई गलती कर दी, आपने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख दिया, आपने नेम गलत लिख दिया, तो आपको फिर दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दोबारा से फी पे करनी पड़ेगी। बट एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसमें कुछ गलती कर दी,
तो फिर आपका फॉर्म चेंज नहीं होगा और गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देन उसके बाद हाउ टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये तो हमने देख ही लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, देन लॉगिन आईडी जनरेट करनी है, फी पे करनी है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन स्टेप 4 जो है, ये फी पेमेंट के बाद जो है हमें फॉर्म कंप्लीट करना है, डाउनलोड द एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एडमिट कार्ड लेके जानी है, ब्रिंग एडमिट कार्ड प्लस 1 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ आपको क्या लेके जाना है? आपको लेके जाना है आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आपका पासपोर्ट, ये आपको लेके जाना। विदाउट एडमिट कार्ड एंट्री टू द एग्जामिनेशन हॉल इज नॉट अलाउड। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें इंफॉर्मेशन, तो फिर हाँ, अब ये जो आप कंप्लीट फॉर्म फिल करते हैं ना, कंप्लीट फॉर्म फिल जब आप करते हैं जो फी पेमेंट के बाद, उसके अंदर आपको क्या क्या डिटेल पूछी जाती है? उसके अंदर आपसे पूछी जाएगी कि आपकी क्लास 12 के अंदर स्ट्रीम कौन सी है, आर्ट्स है या कॉमर्स है आपकी। देन जेंडर बताइए आप अपना, डेट ऑफ बर्थ तो आप पहले फिल कर चुके होंगे। देन उसके बाद नेशनैलिटी आप इंडियन है, मीडियम ऑफ टेस्ट आपका इंग्लिश है। देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आप आधार कार्ड में जो भी आपका एड्रेस है ना, जो आप परमानेंट एड्रेस जहां पर आप रहते हैं, तो आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस भी वही भर सकते हैं और परमानेंट एड्रेस भी सेम भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अपना मोबाइल नंबर आप ऑलरेडी भर चुके हैं, परमानेंट एड्रेस आपको मैंने बताया दिया। सिटी भरेंगे आप अपनी कौन सी सिटी से हैं, स्टेट अपना भरेंगे। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका क्लास 12 का रोल नंबर, क्लास 12 का रोल नंबर आपको फिल करना है। देन आपको अपनी क्लास 12 का बोर्ड बताना है कि सीबीएसई बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है। देन उसके बाद आपको अगर आप ऑलरेडी पास कर चुके हो, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने 12th कब पास की थी, कौन सी ईयर में। अगर आप इस साल दे रहे हो तो आप अपियरिंग लिख सकते हैं 2000, जो है यू आर अपियरिंग इन 2026। देन उसके बाद आपको क्लास 10th की परसेंटेज भी बतानी है, आपकी 10th में जितनी परसेंटेज आई थी वो भी बतानी है। इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्लास 10th की परसेंटेज क्यों बतानी पड़ती है। देन उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ जो है, अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को, फोटो को स्कैन करना है। तो आपके पास आपके मोबाइल के अंदर स्कैनर होगा, नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना स्कैनर। स्कैन करके आपको अपनी फोटो को 100 केबी से नीचे होनी चाहिए, वो कंप्रेस करनी पड़ेगी वो फोटो। तो आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। आप चैट जीपीटी के ऊपर अपनी फोटो अपलोड करिए और उसको बोलिए कि कंप्रेस दिस इमेज लेस देन 100 केबी, 100 केबी से नीचे होनी चाहिए। देन सिग्नेचर जो आप करेंगे, एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करिए, उसका स्कैनिंग करिए, स्कैन करके 100 केबी से नीचे नीचे जो वो भी होनी चाहिए, और उसको आप वहां पर अपलोड कर लीजिए। स्कैन सिग्नेचर भी आपका हो गया। एक बार आपने ये सब फिल कर दिया, दोबारा आप एक बार इसको रिव्यू पक्का कर लेना कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि एक बार आपने ये फॉर्म फिल कर दिया दोबारा चेंज नहीं होगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनती है? फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने का जो है तरीका बहुत आसान है। एंट्रेंस एग्जाम के जो मार्क्स हैं आपके 50% जुड़ते हैं, और 12th के जो मार्क्स हैं वो आपके 50% जुड़ते हैं। मतलब सिंपल है। तो अगर एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट ए के 12th में कितने मार्क्स आए और एंट्रेंस में कितने मार्क्स आए, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो उसके 12th के अंदर उसके मान लो सपोज करो 80% मार्क्स आए, और एंट्रेंस 100 मार्क्स का होता है, तो 100 में से उसके सपोज करो कि उसने जो स्कोर किया 100 में 80 मार्क्स ले आया वो, तो 80% उसके +2 में आए, 80 मार्क्स उसने, या 80 की जगह चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 90 कर लेते हैं, 90 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे करो, इसको यहाँ पर हम कर लेते हैं 70 मार्क्स ले आया वो, ठीक है। 70 क्वेश्चन तो बहुत ही अचीवेबल है, डुएबल है, 70 मार्क्स तो इजीली आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 50% इसके जुड़ेंगे, तो 80% का हाफ कर लो आप, हाफ कर लो 50%, कितना बन गया 40, ठीक है जी। और 70 का हाफ कर लो आप, 35 बन गया। इसका भी हाफ करना पड़ेगा क्योंकि 50% वेटेज इसकी है, 50% वेटेज इसकी है, तो इसका 40 आया 50% करके, इसका 35 आया, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इन दोनों को ऐड करके 75, और 75 में मतलब आप टॉपर हो, मतलब आपका पहले 10 रैंक में आपका नाम आ जाएगा अगर आपके 75 मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके मार्क्स +2 में कम आएंगे, 60% मार्क्स आ रहे हैं या 70 आ रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे। ज्यादा नंबर लोगे तो फिर आपको इजिली सीट मिल जाएगी, ठीक है। और कितनी कट ऑफ जाती है ये सब इसके ऊपर अलग से वीडियो में बना दूंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी जाती है, उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। और बीकॉम एलएलबी में भी यही है, बस कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट को कुछ एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है वो, बट क्राइटेरिया सेम है। देन अब बात ये आती है कि कई बार आप देखोगे कि दो बच्चों का रैंक 1 सेम मार्क्स है, तो रैंक 1 किसको देंगे? तो जब टाई हो जाता है दो बच्चों के बीच में, तो उसमें रूल्स क्या होते हैं? रूल्स ये होते हैं कि अगर सपोज करो किसी बच्चे के एंट्रेंस में मार्क्स जो है वो सेम आ गए, तो और अब हम देखेंगे कि रैंक 1 किसको देना है। तो जिस बच्चे के +2 के अंदर
है ना, क्योंकि देखो ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना कि किसी बच्चे के जब हमने ये कॉम्बिनेशन किया तो दोनों बच्चों के 75 बन रहे हैं। 75 कैसे बन रहे हैं? हो सकता है कि इसके एंट्रेंस में 80 हो और इसके +2 के अंदर 70 हो एक बच्चे के, ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे सपोज करो ए बच्चा और एक बी बच्चा, ठीक है। ए बच्चे के जो मार्क्स है वो +2 में 80 है और जो एंट्रेंस के अंदर उसके 70 मार्क्स है। तो यहाँ पर इसको 40 मिले, यहाँ पर इसको 35 मिले, इसका टोटल 75 हो गया। बी बच्चे के मार्क्स जो है वो +2 के अंदर 70 है और एंट्रेंस के अंदर 80 है। तो यहाँ पर इसका 35 हो गया और यहाँ पर इसका 40 हो गया, दोनों के 75 बन रहे हैं। अब टाई हो गया ना, टाई हो गया दोनों के बीच में। अब टाई हो गया तो अब फर्स्ट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तो रूल ये कहता है जिसके +2 में ज्यादा मार्क्स है, तो ए जो बच्चा होगा जिसके +2 में ज्यादा मार्क्स है उस बच्चे को रैंक 1 मिलेगा। पर सपोज करो कि दोनों के सेम सेम है, मतलब दोनों के जो है +2 में 80 मार्क्स थे और इसके मान लो इसके भी 80 +2 में कर देते हैं और इसके एंट्रेंस में 70 कर देते हैं, तो अभी इसके 75 बन रहे हैं। तो मतलब अब यहाँ पर भी टाई हो गया, एंट्रेंस एग्जाम में भी और +2 में दोनों के सेम सेम आ गए। अब क्या करेंगे? तो अब 10th के मार्क्स देखे जाएंगे, तो इसीलिए वो आपसे फॉर्म के अंदर 12th की परसेंटेज भी 10th की परसेंटेज भी आपसे मांग रहे हैं वो। एंड देन अगर 10th में भी सेम आ गया तो फिर एज क्राइटेरिया देखा जाएगा, जो ओल्डर कैंडिडेट है, सीनियर इन एज है, उसको जो है फर्स्ट रैंक दिया जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। देन आप आगे देख सकते हैं कि आप एग्जाम डे के ऊपर क्या चीजें अलाउड हैं, क्या चीजें अलाउड नहीं है। आप कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, आप मोबाइल फोन नहीं लेके जा सकते, कोई डिजिटल वॉच नहीं लेके जा सकते, ब्लूटूथ नहीं लेके जा सकते, आप अपनी सीट नहीं चेंज कर सकते। अगर आप मिसबिहेव करेंगे तो आपको उस एग्जाम हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। देन आप क्या लेके जा सकते हैं? आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, मैंडेटरी है। आपको वैलिड आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ लेके जाना है, आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जैसे विजुअल इंपेयरमेंट है, ब्लाइंड है या हियरिंग इंपेयरमेंट है या कोई भी डिसेबिलिटी है जो यहाँ पर कवर्ड है, मैं बताऊंगा आपको। देन उनके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो 2 घंटे मिलेंगे उनको पूरे एग्जाम करने के लिए, ठीक है। और अगर कोई ब्लाइंड है या परमानेंटली डिसेबल्ड है, नहीं लिख सकता, उसकी आर्म डिसलोकेट हो चुकी है या उसका रिस्ट फ्रैक्चर्ड है, तो फिर वो स्क्राइब भी ले सकते हैं। स्क्राइब मतलब एक है जो साथ में एक पर्सन बिठा दिया जाएगा, उसके जो वो बोलेगा वो टिक करता जाएगा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, स्क्राइब को भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है, तो पीयू जो है लॉ डिपार्टमेंट के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, डीलिंग ऑफिशियल्स को आप कॉल कर सकते हैं, उनका नंबर यहाँ पर दे रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स जो मैंने आपको बतानी थी और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतानी थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको करंट अफेयर्स अपडेट्स, लीगल अपडेट्स आपको मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।